नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 बसंत भाग 2 का पाठ आश्रम का अनुमानित व्यय, यह आप लोगों का 19 नंबर पाठ है, जो कि मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी द्वारा लिखा गया है। बच्चों, क्लास 7 बसंत और क्लास 7 बाल महाभारत कथा का इम्पोर्टेंट नोट्स और टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आप आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे पहले बच्चों, मैं क्लास 7 आप लोगों का बहुत सारा मैं क्लास का वीडियो बना चुकी हूँ, फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए। देवनागरी स्पेलिंग है DEVZ स्पेस देकर NAGRI, और यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बच्चों, अभी पाठ शुरू करते हैं। आश्रम का अनुमानित व्यय, इसका मतलब है कि आश्रम जो महात्मा गांधी जी बनाना चाह रहे थे उसमें कितना खर्च आएगा। अनुमानित मतलब अंदाजा, उसमें अंदाजा लगा रहे हैं कि इस आश्रम को बनाने में कितना खर्च आएगा, इसके बारे में नीचे दिया गया है। तो यह पत्र महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। यह एक पत्र है। इसे पढ़कर हम जान सकते हैं कि गांधी जी कितने सूझबूझ से सारे काम को करते थे। यह एक पत्र है, जो पत्र उन्होंने अहमदाबाद का एक धनी व्यक्ति था जिसका नाम था सेठ मंगलदास गिरधर दास, उसके लिए लिखा था। यह पत्र उन्होंने जब अफ्रीका से वापस लौटकर 1915 में आए थे, तब वे वहां एक आश्रम खोलना चाहते थे। आश्रम खोलने के लिए पैसे की जरूरत थी, इसलिए गांधी जी को लगा कि ये व्यक्ति मंगलदास काफी धनी व्यक्ति थे, तो उनको लगा कि यह व्यक्ति आश्रम खोलने में मदद कर सकते हैं। तो आश्रम खोलने में कितना कितना खर्च आएगा, किस पर, तो इसका लेखा जोखा इस पत्र में किया गया है। पाठ शुरू करते हैं। आरंभ में संस्था में 40 लोग होंगे। अब यहाँ पर गांधी जी यह अंदाजा लगा रहे हैं कि आरंभ मतलब शुरू में, संस्था मतलब आश्रम में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 जाने की संभावना है। अब यहाँ पर गांधी जी अंदाजा लगा रहे थे कि शुरू में आश्रम में 40 लोग होंगे, उसके बाद धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगेगी तो 50 लोग आ सकते हैं। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है, और हो सकता है कि हर महीने 10 मेहमान आए वहां पर। इनमें 3 या 500 परिवार होंगे, जिसमें से 3 या 5 परिवार के सहित आ सकते हैं, जैसे बच्चे, पति पत्नी, तो उन लोगों के लिए भी इंतजाम करने की जरूरत है। इसलिए स्थान की व्यवस्था होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सके और शेष एक साथ। तो गांधी जी यहाँ पर बता रहे हैं कि मेहमान जो यहाँ पर अतिथि आएंगे, तो उसमें से कुछ अकेले भी आ सकते हैं, कुछ परिवार के साथ भी आएंगे। तो एक साथ तो सबको नहीं रख सकते हैं। जो परिवार वाले होंगे उनके लिए अलग व्यवस्था की जाएगी, और जो अकेले होंगे उसके लिए अलग व्यवस्था की जाएगी। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हो और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। तो यहाँ पर गांधी जी बता रहे हैं कि मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जितने भी लोग आएंगे उसको वहां रहने के लिए जगह मिल जाएगी। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होने चाहिए, और वहां पर 3,000 पुस्तक रखने के लिए वहां पर पुस्तकालय की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें अलमारियां की जरूरत होगी किताब रखने के लिए। तो यह सब अंदाजा लगा रहे हैं। कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए चाहिए, जिसमें से कम से कम 30 लोग काम कर सके। और यहाँ पर गांधी जी बता रहे हैं कि कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए चाहिए।
जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकेंगे। तो 30 लोग जो काम करेंगे उसमें तो काम करने के लिए उसमें औजार चाहिए, जिसमें कुदालियां, फावड़ों और खुरपों की जरूरत होगी। बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए। बढ़ईगिरी मतलब जो कारपेंटर होते हैं, लकड़ी का काम करने वाले, तो उसके लिए भी औजार होना चाहिए। 5 बड़े हथौड़ा होना चाहिए। 3 वसूले होने चाहिए। कारपेंटर लोग जो रखते हैं सामान लकड़ी का काम करने के लिए, तो उसमें हथौड़े की जरूरत पड़ती है। 3 वसूले होने चाहिए। 5 छोटी हथौड़ियां होने चाहिए। 2 एरन होनी चाहिए। 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियां, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियां, 4 छोटी बड़ी बेधनियां, 4 आड़ियां, 5 छोटी बड़ी सरासियां, 20 रतल कीले, छोटी और बड़ी, 1 मोंगरा, मोंगरा बोलते हैं लकड़ी के हथौड़ा होता है, और मोची के औजार। मोची के औजार जो जूते चप्पल बनाने वाले जो मोची औजार रखते हैं, तो उन सब औजारों की भी जरूरत होगी। तो गांधी जी बता रहे हैं कि जो कारपेंटर आएंगे तो यह सब सामान की जरूरत पड़ेगी। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। और उस समय में 1917 की बात है, तो बच्चों जानते होंगे कि 1917 में 5 रुपये भी बहुत हुआ करता था। अभी जितना 5,000 रुपया लगेंगे, उस समय 5 रुपये उतना हुआ करता था। तो 5 रुपये में यह सारा सामान आ जाएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा। रसोई मतलब खाना बनाने के लिए जो सामान आएंगे उसके लिए 150 रुपये मतलब 150 रुपये खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। और यहाँ पर गांधी जी बता रहे हैं क्योंकि स्टेशन से आश्रम दूर थी, तो उस समय यातायात की सुविधा नहीं थी, कार बस वगैरह नहीं चलती थी, लोग बैलगाड़ी से अपना जाना आना किया करते थे। तो यहाँ पर गांधी जी बता रहे हैं कि स्टेशन दूर होगा तो जो मेहमान आएंगे या सामान लाना होगा तो बैलगाड़ी से लाना होगा। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। और यहाँ गांधी जी कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो खाना खाएंगे तो 1 महीने में 10 रुपये उसके ऊपर खर्च आएगा महीने का। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। और यहाँ पर गांधी जी बता रहे हैं कि इतने जो खर्च आएंगे पहले वर्ष में इनको यह सब खर्च पूरा देना संभव नहीं है, वहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे उस समय खर्च होंगे। तो वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। तो अनुमान लगाते हैं गांधी जी की 50 लोगों का 6,000 रुपये एक वर्ष में खर्च होगा। आगे बता रहे हैं कि मालूम हुआ है कि प्रमुख लोगों की इच्छा है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। मतलब अहमदाबाद में आश्रम खोलने के बारे में बताया जा रहा है। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर गांधी जी कह रहे हैं कि अहमदाबाद के वासियों को आश्रम वहां अगर खोलने का इच्छा है तो यह सब जो भी खर्च है वह उसको उठाना होगा। मेरी मांग तो यह है कि अहमदाबाद मुझे पूरी जमीन और मकान सभी दे दें, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से दूसरी जगह जुटा लूंगा। और इस पत्र में गांधी जी लिखते हैं कि अहमदाबाद के लोग अगर बाकी खर्च अगर उठा लें, यह सब खर्च जमीन और मकान दे दें, तो क्या होगा, बाकी का जो भी खर्च है वह गांधी जी खुद जुटा पाएंगे। अब चूंकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार न हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर गांधी जी कह रहे हैं कि अहमदाबाद वाले जो हैं 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए अगर तैयार नहीं हुए तो क्या होगा, ऊपर बताए गए खाने का जो भी इंतजाम होगा वह स्वयं कर लेंगे। चूंकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए संभव है कि कुछ मदें इसमें छूट भी गई होगी, मतलब कुछ बातें इसमें छूट भी गई होगी, खर्च वगैरह का कुछ और भी उसमें जुट सकता है। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, और बता रहे हैं कि स्थानीय स्थिति वहाँ की कैसी है इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती है।
आगे बता रहे हैं गांधी जी की यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा, मतलब और क्षेत्र में खर्च जो है इस तरह से होगा। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो क्या क्या खर्च होगा? किराया, बंगला और खेत की जमीन, किताबों की अलमारियों का खर्च, किताब के लिए जो अलमारियां तैयार किया जाएगा उसके लिए भी खर्च मतलब इंतजाम करना पड़ेगा, और बढ़ई के औजार, मोची के औजार, मोची जो आएंगे उसके लिए औजार लाना पड़ेगा, बढ़ई जो कारपेंटर आएंगे उसके लिए औजार की जरूरत है, 4 पतीले। तो आगे यहाँ पर घरेलू सामान का लिस्ट दिया गया है। चौके का सामान, 1 बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपया, मतलब 1 साल में 6,000 रुपया लगेगा। तो यहाँ पर गांधी जी बता रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि हमें लोहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी जरूरत होगी। यहाँ पर गांधी जी कह रहे हैं कि मैं यह सोचता हूँ कि लोहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी जरूरत पड़ सकती है, दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने इसका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। तो वे बता रहे हैं कि बहुत सारे और भी औजार की जरूरत तो हो सकती है, इसका हिसाब अभी गांधी जी नहीं लगा पाए हैं। शिक्षण के सामान में 5-6 देशी हथकरघों की भी आवश्यकता होगी, और शिक्षण के लिए जो सूत काटे जाएंगे खादी के वस्त्र तैयार करने के लिए, तो क्या होगा? हथकरघे की जरूरत है, तो 5-6 देसी हथकरघे की भी आवश्यकता होगी। तो बच्चों इसमें देख रहे हैं कि महात्मा गांधी जी क्या कहना चाहते हैं। हमारा देश उस समय अंग्रेज के चंगुल में फंसा हुआ था, यानी हमारे देश पर अंग्रेज शासन कर रहे थे। तो उस समय देश में बहुत स्थिति खराब थी। तो उस समय गांधी जी का कहना था कि हर काम जो देशवासी है स्वयं ही करेंगे। महात्मा गांधी जी का कहना यही था कि भारत के लोग स्वावलंबी बने, हर काम अपने हाथों से करें, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया सामान इस्तेमाल न करें, खादी का सूत काटकर अपने देश में कपड़ा बनाएं और अपने देश में ही बेचें। अपने देश में जरूरत का सारा चीज बनाएंगे तो क्या होगा? देश का पैसा देश में ही रहेगा, और धीरे धीरे इस तरह से अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे। तो इस पाठ में देख रहे हैं बच्चों की किस तरह से गांधी जी हर काम सूझबूझ से किया करते थे, एक एक चीज का किस तरह से हिसाब रखा करते थे, और बाहर से कोई काम नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि वे चाहते थे कि जितने भी औजार होते हैं वह सारे घर में ही आ जाएं, आश्रम में आ जाएं, ताकि छोटा मोटा जो भी काम है वह स्वयं अपने भी करें, और वहां पर जो बेरोजगार व्यक्ति हैं वह काम करें, ताकि क्या होगा? उसको रोजगार भी मिलेगी और घर का पैसा, देश का पैसा देश में ही रहेगा, और इस तरह से अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे। तो आशा है बच्चों आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देव जनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।